यूएई वर्सेस नेपाल ओडीआई सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं अब शुरू होने वाली है और कुछ ही वक्त बचा है इस सीरीज में। 3 ओडीआई मैचेस होने हैं जो आप सबको पता है शेड्यूल के बारे में। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बायलैटरल सीरीज होनी है इससे क्या कुछ बेनिफिट टीम्स को निकल कर आ सकता है। अगर हम ये डिस्कशन को करें, यूएई की बात करें तो उनके लिए क्या कुछ बेनिफिट्स इस टूर से हो सकते हैं, किस लिहाज से रखा गया है, क्या कुछ चीजें इसमें निकल कर आ सकती हैं यूएई के लिए अच्छी या वही जो भी चीजें हो। नेपाल के लिहाज से बात करें तो उनको क्या कुछ बेनिफिट इस सीरीज से हो सकता है। ओवरऑल इस सीरीज से दोनों टीमों को क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, क्या कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इस सीरीज को खेलते वक्त, ये सारे डिस्कशंस लेकर आपके सामने हाजिर है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव है, आप जरूर सुनिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली क्रिकेट लगातार क्रिकेट वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करता रहता है। जैसे कि हमारे कवर में, चैनल के कवर में लिखा है मस्ट चेक आवर कम्युनिटी टैब, तो हम भी आपसे कहेंगे कि हमारे कम्युनिटी टैब को हर हाल में चेक करना मत भूलिएगा। A to Z अपडेट्स एशिया क्रिकेट से रिलेटेड आपको हमारे कम्युनिटी टैब में लगातार हर आधे घंटे में हम करते रहते हैं, तो चेक करना मत भूलिए। इस वीडियो को सुन के फिर एक बार जरूर जाइए। खैर अब शुरू करते हैं यार। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो क्या बेनिफिट यहां पर हो सकता है, एक आइकन करते हैं, एक नेपाल के लिए, एक यूएई के लिए। नेपाल के लिए सबसे पहले जो बेनिफिट है इस सीरीज से वो क्या हो सकती है? नहीं बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर है नेपाल के लिए वो कहीं ये है कि सीरीज से जाने से पहले एक पूरा जो एक स्क्वाड जो होगा, कंप्लीट स्क्वाड, उसमें एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, जी हाँ, वो इस सीरीज से यहाँ निकलेगा बहुत ज्यादा। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज नामिबिया में जाने से पहले बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये उससे पहले है तो यहाँ से काफी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्स हैं, जो प्रोज है, कहाँ कमी है, किस चीज़ में कमी है, कितने की कमी है, जी हाँ, कौन सा बैट्समैन को फुलफिल करना है, किस ऑलराउंडर को फुलफिल करना है, बॉलिंग ऑलराउंडर को हमें लेना है या बैटिंग ऑलराउंडर को हमें टीम में लेना है, स्पिनर को लेना है, कौन से स्पिनर को लेना है, ये सब भी सोच होगी। बिल्कुल कंप्लीट ये सोच होगी, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा हो जाते हैं नेपाल की टीम में, देखा जाता है इस पीएम कप में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा है अगर हम बात करें तो ये सब बहुत ज्यादा चीजें होंगी। कितने ज्यादा हमें पेसर लेके जाने हैं, वहां का विकेट जितना सुना है जो स्टैट्स के अकॉर्डिंगली कि वहाँ का विकेट कैसे काम करता है, पेसर का विकेट है या स्पिनर का विकेट है, वो उसको देखकर परख कर ये पूरा स्क्वाड एडजस्टमेंट नजर आ रहा है जो यूएई के खिलाफ हमें सीरीज में नेपाल की तरफ से वहां जाने से पहले देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो जाएगा 3 मैचों का, जहां पर आप स्क्वाड एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर कंप्लीट क्या स्क्वाड और कौन से प्लेयरों की भरी हुई स्क्वाड लेकर जा रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। इसीलिए भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक अच्छी टीम आपके सामने आपको मिल रही है। यूएई की टीम मिल रही है, अच्छे बैट्समैन उनके पास है, अच्छे क्वालिटी के बॉलर उनके पास है, तो एक अच्छा टेस्ट प्लेयर्स का, बैट्समैन का भी और बॉलर्स का भी नेपाल के होगा। उसके बाद छन कर आप एक स्क्वाड रेडी कर सकते हैं जो आप क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में लेकर जाएंगे। तो एक अच्छी सीरीज लिहाज से नेपाल के लिए भी देखी जाएगी, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की यूएई की सीरीज में अभी काफी वक्त है, इसलिए उनके लिए यही लास्ट पैरामीटर नहीं बचता, ये नेपाल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो यूएई के लिए है। यूएई के लिए अहम पॉइंट ये है कि जैसे कि हमने देखा टी20 में कप्तान चेंज कर दिया गया, रिजवान को हटाकर, माफ कीजिएगा, अहमद रजा को हटाकर रिजवान को बना दिया गया। तो क्या अब ओडीआई में भी हमें नए कप्तान देखने को मिल सकते हैं? रिजवान कहीं थे ओडीआई में तो कहीं अहमद रजा को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर रिप्लेस होते हैं, अभी अनाउंस होने ही वाला है, अगर यूएई के लिए रिजवान अहमद रजा को रिप्लेस करते हैं तो उस लिहाज से ये सीरीज कैसे इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई माफ कीजिएगा, रिजवान अगर कप्तान बनते हैं तो उनके लिए ये चैलेंज है। 50 ओवर का बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब वो 20 ओवर अलग गेम होता है, बिल्कुल एक तरीके का डिफरेंट गेम होता है। 20 ओवर कहाँ और 50 ओवर कहाँ, तो इसका मेल ही नहीं है यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, कप्तान की सोच अलग होगी, कोच की अब एक नया कप्तान आएगा तो एकदम अलग कुछ सोचेगा, ओपनिंग चेंज कर देगा या मिडिल ऑर्डर चेंज कर देगा, किसी पेसर या स्पिनर को बाहर कर देगा, कुछ नए, शायद ये सोच हो सकती है कि मैं नए टीमें अब रखूं, यंग लड़कों को रखूं, रोटेशन जो स्किल्स है वो शायद अलग हो। एग्जैक्टली, कि भाई मेरी जो सोच, जो रिजवान की हमने सोच देखी वर्ल्ड कप में यूथ को लेकर, वो काफी ज्यादा डिपेंड रहे थे जो हमने देखा है। और अब अगर इसमें भी अगर हम देखेंगे रिजवान यहाँ आ जाएंगे तो ये सोच जरूर है कि ये सोच यहाँ पर भी जरूर आएगी कि अब हम थोड़ा यूथ की तरफ चलते हैं। अगर रिजवान कप्तान बनते हैं तो अलग सोच होगी, ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ऑलराउंडर, स्पिनर्स, पेसर, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो अहमद रजा का अलग था वो यहाँ अब अलग नजर आएगा अगर कप्तान हमें बदलते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा ये होगा कि इस सीरीज में वो सारी चीजें उनको एक मिल जाएंगी पहले से कि चलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का दाव पे लगाने से पहले मुझे एक सीरीज मिल
आ रही जहां पर मैं अपनी कप्तानी को ढाल लूं, 50 ओवर क्रिकेट में कैसी कप्तानी करनी होती है, तो थोड़ा देखभाल लूं, रोटेशन वगैरह चेक कर लूं, उसके लिहाज से रिजवान के लिए अच्छी होगा अगर वो बनते हैं। तो अभी ऐसा कुछ कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद टी20 में उन्हें बनाया, कहीं वनडे में भी ना बना दिया जाए, ओडीआई में भी उन्हें कहीं ना बना दिया जाए। अगर बनाते हैं उस लिहाज से यूएई के कप्तान के लिए ये एक अच्छी टेस्टिंग सीरीज हो जाएगी। उसके बाद अगले थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो वो है नेपाल का बॉलिंग डिपार्टमेंट। इसके लिहाज से ये 3 मैचों की सीरीज कैसे इंपॉर्टेंट है, आप जरूर समझाएं। अरे ये तो खैर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे ख्याल से नंबर 1 पे पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये नंबर 1 पे पॉइंट होने लायक है, बहुत वैलिड पॉइंट है, नेसेसरी भी है कि टीमें देखिए आप, नामीबिया स्कॉटलैंड सामने आ रही है और यूएई का बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। रोहन मुस्तफा जैसे बैट्समैन वहाँ मौजूद है, वसीम सूरी जैसे भी है वहाँ पर, अच्छे बैट्समैन है। और रिजवान भी है, रिजवान माफ कीजिएगा, जी हाँ, रिजवान खुद इतने अच्छे बैट्समैन है वनडे में। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है सामने, तो यहाँ पर ये टेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। सोमपाल कामी, जी हाँ, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, जरूर हम इसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे कि बॉलर्स का जहाँ टेस्ट जरूर होगा कि कौन सा पेसर अंदर आएगा, कितना ज़्यादा उस पर यकीन दिखाया जाएगा या नहीं, स्पिनर कौन से होंगे, ये जरूर है। क्योंकि अगर वो सेम स्पिनर के साथ नेपाल जाता है, अपने जो उनके साथ रहे थे, भारी हैं, ढक्कन है, ये सब अगर रहते हैं तो बिल्कुल, तो यहाँ पर इनको मैचेस भी मिलने चाहिए, मौका भी मिलना चाहिए, तभी टेस्टिंग होगी। बेंच पर बैठकर अगर यहाँ पर मौका नहीं मिला और इन्हीं को लेकर आप नामीबिया चले जाते हैं, वहां पर अगर आप सोचेंगे परफॉर्म करेंगे, तो भाई ऐसे नहीं होता। आपने सीरीज रखवाई थी, स्क्वाड में भी ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद आपने खिलाया नहीं, तो क्यों नहीं खिलाया भाई? टेस्टिंग के लिए है तो करिए ना टेस्ट। यहाँ पर ये सब टेस्ट करने की जरूरत है, कौन बॉलिंग ऑलराउंडर, क्या स्पिनर, क्या पेसर, कहाँ फिट बैठता है, क्या कौन कराता है, कौन अप टू द मार्क खड़ा हो पाता भी है या नहीं, ये बहुत चीजें गौर करनी। बिल्कुल, क्योंकि संदीप के एब्सेंस में हमने देखा केन्या में जो है बॉलर्स का बहुत बुरा हाल हुआ। केन्या के खिलाफ जब ये हाल था तो नामीबिया स्कॉटलैंड के खिलाफ बहुत डेंजरस हालत होने वाली है। आपको पता है नामीबिया स्कॉटलैंड की बैटिंग जो है काफी ज्यादा, स्कॉटलैंड की तो और डेंजरस हो जाती है। नामीबिया के कुछ प्लेयर्स अपने गढ़ में कम से कम बहुत टॉप खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर स्पिनर्स को देखना होगा कि वो किस तरह से टैकल करते हैं। एक बात और है कि आप जो स्क्वाड में स्पिनर्स या बॉलर का जो सेटअप है लेकर नामीबिया जाने की सोच रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर मौका दें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपने बाकी सारे जो भी आपके पास स्पिनर डिपार्टमेंट डोमेस्टिक में जितने भी आपके पास स्पिनर्स या बॉलर्स थे, उनके टेस्ट के लिए आपने ऑलरेडी पीएम कप में बहुत कुछ देख लिया है। तो अब इन 3 मैचों का ऐसा नहीं कि आप हर मैच में अलग अलग प्लेयर को लेकर उन्हें टेस्ट कर रहे हैं, इससे खाली ये 3 वनडे वेस्ट ही हो जाएंगे। मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, याद रखिएगा, या बात बॉलिंग डिपार्टमेंट की हो रही है, उन्हीं को प्रायोरिटी दे जिनको आप नामीबिया दौरे में लेकर जाने में इच्छुक हैं। स्क्वाड में, प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहे, स्क्वाड में, तो वो बॉलर का सेटअप भी आप इन 3 मैचों में खिलाएं तो उनको मैचेस भी मिले, उनका टेस्ट भी हो, और कौन खरा उतरता है कौन नहीं वो आप एंड में डिसाइड जरूर करें, उसके हिसाब से आप एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन 3 वनडे के 3 ओडीआई गेम्स में यूएई के खिलाफ, जो कि टेस्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यार चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, इससे दोनों टीमों की बात करें अगर, तो क्या एक चीज फायदेमंद हो सकती है, उसको भी अगर ध्यान में रखें तो बुरा नहीं है, वो लास्ट ऑप्शन के तौर पर आ जाता है। नहीं जरूर, वो रैंकिंग्स के तौर पर यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि मिस्टर मुबस्सिर उस्मानी जो सीईओ आपकी जगह सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी एमिरात सेक्रेटरी, उन्होंने यही कहा था कि अपने बयान में भी कि हमारी नज़र रैंकिंग में भी है, 16 हमारी है, 19 नेपाल की है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा बेटर हो, हम अपनी रैंकिंग्स को अप करें। तो यहाँ पर ये जरूर है, उनकी सोच जरूर है, वो ये सोच कर आ रहे हैं। ये लेकिन यार इसमें एक चीज और है कि नेपाल को इससे ज्यादा फायदा हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो 19वें रैंक पर है, और अगर वो अपने से 3 रैंक ऊपर की टीम और अगर सीरीज जीतते तो उनको थोड़ा बहुत रेटिंग और रैंकिंग में फायदा होगा। बिल्कुल, ये तो होना ही है। अब आप 16वें नंबर की टीम को 2-1 से 3-0 से हराएंगे तो ये तो ऑब्वियसली बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में भी और एज अ पूरा ग्रुप परफॉर्मेंस में भी, टीम परफॉर्मेंस। जी हाँ, आईसीसी के आपके टेबल में भी काफी इजाफा होगा अगर आप हरा देते हैं तो एब्सोल्युटली रैंकिंग्स में मैटर करती ही है। सीरीज हाथ से गई तो आप ही का लॉस है, यूएई का लॉस है या तो नेपाल का लॉस। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो रैंकिंग्स एट द एंड आपके माइंड में रहनी चाहिए, लेकिन एट द एंड रहनी चाहिए। इसके पहले जो 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दिए कि ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट इस गेम से होने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप ओवरऑल देखेंगे बड़ी पिक्चर में, तो नेपाल के लिए यहाँ पे काफी कुछ गेम करने के लिए, क्योंकि उनके कप्तान नए आने वाले हैं, कोच नए आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ ये पहला कहीं ना कहीं गेम है। क्योंकि केन्या द्वारा हुआ था, सीरीज हुई थी, केन्या द्वारा हुआ था, वहां पर एक बहुत इतना खास नहीं थे, लेकिन यहाँ पर यूएई के खिलाफ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद जबकि वहां पर ऑलरेडी चैलेंज का सामना करना पड़ा, तो अच्छा एक कॉम्पिटिटिव सीरीज
सीरीज है, नए कोच है, नए कप्तान अब आने वाले हैं, प्लेयर्स का सेटअप है, संदीप चले गए हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मिड फेस पे थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। तो ये सब चेक के लिहाज से ये सीरीज नेपाल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप उसे उठा पाए, अगर आप उसका बेनिफिट उठा पाए। तो देखना होगा कि यूएई ज्यादा बेनिफिट इस सीरीज को उठा पाता है या फिर नेपाल। एट द एंड सीरीज में क्या कुछ निकल कर आता है उस पर नजर डेल ग्रेड की लगातार रहेगी, कंप्लीट कवरेज आपको इस सीरीज की भी लगातार प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, प्लीज वीडियो को एफर्ट के लाइक जरूर करिए, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए और कम्युनिटी टैब वापस से कहेंगे चेक करना मत भूलिए कंप्लीट एशियन क्रिकेट अपडेट्स के लिए।